नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि नाम से सम्मान जुड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि ये वही लोग देख पाते हैं जो अपने से पीछे रह गए लोगों की उंगली पकड़कर उसे संवेदना से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए। उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं। मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को
न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाना। जम्मू कश्मीर को लेकर लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी टीम ने। इस दौरान राजेंद्र अग्रवाल ने धारा 370 पर खुलकर अपने विचार रखे। क्या कुछ कहा इस दौरान राजेंद्र अग्रवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बात करें। जिस तरह से 2 बिल जम्मू कश्मीर को लेकर पास किए जा रहे हैं, कल भी पेश किया, आज उसको पास किया गया। सर कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर काफी लंबे समय के बाद इस तरह से बिल सदन में पेश किए गए थे? नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर के बीच में भी कई बिल आए हैं जो वहाँ की जो अव्यवस्थाएं थी 370 के कारण से उनको दूर करने के लिए लाए गए। ऐसा नहीं है कि निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। 370 को हटाने के पश्चात से जो वहाँ पर न्यायिक व्यवस्थाएं थी, जो वहाँ पर अन्याय हो रहे थे, उनको दुरुस्त करने का काम था, वो सब निरंतर हुआ है। और उस क्रम में 2 बिल भी आए हैं जो 70 वर्ष से अपने अधिकार से वंचित लोग थे। वो चाहे तो कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है, जो पाकिस्तान के द्वारा हमारा हिस्सा है, वो तो वहाँ के लोग थे, या वहाँ से विस्थापित होकर के आए थे, पाकिस्तान की सेना ने उनके साथ बड़े अन्याय अत्याचार किया था, या फिर जो 90 के अंदर जो लोग आए कश्मीर से, हिंदू थे, सिख थे, पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर गए, उनको अब हम वहाँ रीसेटलमेंट की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो उनके अधिकार हैं। कुल मिलाकर के जो ऐसे वंचित लोग थे जो राजनीतिक सिस्टम का शिकार हुए और जिनको धारा 370 के कारण से किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला, उनको इन दोनों विधेयकों से न्याय मिला है। सर लगातार जिस तरीके से 370 धारा हटाई गई, वहाँ से पीओके की लगातार बात की जाएगी, भारत का हिस्सा है, अंग उसको लिया जाएगा। क्या लगता है कि अब जो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जल्दी, तो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है? नहीं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ से नहीं आ पाता है। इसके अंदर हम इसमें ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं उनका प्रतिनिधि हो। वहाँ चुनाव तो नहीं हो सकता, अभी तो हमारे उन्हीं के कब्जे में हो, परंतु हाँ, संसद का ये निर्विरोध प्रस्ताव है कि वो उसको लिया जाए। तो जरूर देखिए, केंद्र में मजबूत सरकार है, कब वो निर्णय करेगी, कब क्या परिस्थिति होगी, वैश्विक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब विषयों में। लेकिन हम ये मानते हैं, ये हमारी श्रद्धा है कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है, वास्तव में हमारा है। जो सवाल खड़े किया था, 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत पास किया है, क्या लगता है कि जो कांग्रेस के वादे थे, जो बीजेपी के वादे, उस जनता को दिया जाएगा? कांग्रेस के कौन से ऐसे वादे हैं जो उसने पूरे किए हैं? गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ दिया गया, जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, कुछ नहीं किया। ये अन्य भी चीजें, बड़ी लंबी फेरिस्त है वो, और इसीलिए कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसीलिए जो है उसकी ड्रबिंग हुई है। जिसकी कोई विश्वसनीयता है, जो केवल झूठ बोलते रहते हो, केवल मोदी विरोध के नाम पर राजनीति करते हो, अपशब्द बोलते हो, गालियां देते हो, तो जनता भी सब चीज़ समझती है। उसको ये भी समझ में आता है कि पिछले 10.5 साल के अंदर किस प्रकार से मोदी जी ने प्रत्येक वर्ग की सेवा की है, प्रधान सेवक के रूप में, बिना कोई विश्राम किए हुए। तो इसलिए बड़ा भारी फर्क है कांग्रेस के अंदर और भाजपा के अंदर, और ये फर्क जनता को ध्यान में आता है, और इसीलिए वो हमको आशीर्वाद देती है, उनको आशीर्वाद नहीं देती है। तो क्या लगता है सर, 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से दोबारा सरकार में कितनी सीटों की उम्मीद लगाई? ये तो आप राहुल जी से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो परिणाम है, इससे जो वातावरण बनना शुरू हुआ है, जो और सघन वातावरण होना शुरू हुआ है, मुझको लगता है कि 350 नहीं, हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। सब लोकसभा में है समय जिसमें लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करी जा रही है, क्या लगता है 2024 से पहले या 24 के बाद हिंदू राष्ट्र उस पर सवाल भी खड़े होते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ की जाती है? कहीं कोई बात नहीं की जाती। लोकसभा में कब बातचीत है हिंदू राष्ट्र में? अपना जो है अपने डाटा ठीक कीजिए। थैंक यू। तो ये खास बात करने के राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ ही लगातार 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में फिर सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में 6 IAS अफसरों के तबादले। विजय किरण आनंद मेला अधिकारी कुंभ प्रयागराज बने। कंचन वर्मा को महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रुपेश कुमार प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन बनाए गए। सुखलाल भाटी विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बने। अनिल कुमार प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समिति। BL मीणा से निबंधक कोऑपरेटिव का चार्ज हटाया गया। BL मीणा अब सिर्फ प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव रहेंगे। डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा अपर खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। विपिन कुमार मिश्रा
सचिव सतर्कता आयोग भी बनाए गए हैं। तो लखनऊ से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मौन उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। गांधी पार्क देहरादून में बापू की प्रतिमा के पास उपवास। सुबह 11 बजे गांधी पार्क देहरादून में हरीश रावत करेंगे उपवास। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की करेंगे मांग। गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर भी करेंगे उपवास। हरीश रावत 1 घंटे का करेंगे सांकेतिक उपवास। हरदा ने सरकार पर लगाया किसानों की उपेक्षा का आरोप। तो देहरादून से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे गांधी पार्क देहरादून में हरीश रावत उपवास रखेंगे। मौन उपवास पर आज जो है पूर्व सीएम बैठने वाले हैं और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है हरीश रावत का आज? जी देखो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के समीप अपना मौन उपवास यहाँ पर करेंगे। सांकेतिक उपवास यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का रहेगा। 1 घंटे का सांकेतिक उपवास है जिसमें गन्ना किसानों की मांगों को लेकर, बाढ़ प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार गन्ना किसानों की मांगों को लेकर ये कह सकते हैं कि जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तराई का जो क्षेत्र है वहां पर आंदोलन करते रहे और लगातार सरकार से मांग करते रहे कि गन्ना किसानों की स्थिति ले जाए। उनका जो बकाया चीनी मिलों पर जो उनका बकाया भुगतान है उसको दिलाने का काम यहाँ पर किया जाए ताकि किसानों की जो आर्थिकी है वो मजबूत हो सके। और पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन के दौरान जब हरिद्वार में बाढ़ आई थी तो उस दौरान जो किसान प्रभावित हुए थे उन सभी किसानों को मुआवजा देने की मांग लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। इन्हीं सब मांग को लेकर आज 1 घंटे का वो सांकेतिक उपवास यहाँ पर करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हरीश रावत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इसे बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील करने का काम किया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा। जी अभय, इससे पहले भी हरीश रावत किसानों आम जन के मुद्दे को लेकर अपना विरोध दर्ज करते आ रहे हैं और इस बार फिर से उपवास कर विरोध दर्ज करने वाले, तो किस तरह से देखा जा सकता है इसको? बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा के भीतर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से किसानों की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ऐसा समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में जब लोकसभा चुनाव का जब समय होगा तो उस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर और बड़े चेहरे के रूप में बड़े आंदोलन करते हुए भी नजर आएंगे। और इसे एक राजनीतिक रूप में भी यहाँ पर लिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हित की बात करती रही है, यानी आम जनता की जो समस्याएं उन समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार है और यही रणनीति आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए और यहाँ पर वरदान साबित होने वाली है जब जनता की समस्याओं को लेकर वो आंदोलन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उत्तराखंड में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनकी तरफ से अगर हरिद्वार लोकसभा में किसानों की आवाज उठाई जाती है तो फिर सीधे तौर पर इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आगामी दिनों में लोकसभा की चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जनता को अभी से ही लामबंद करने की तैयारी कर रहे हैं। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, इससे लोगों में मोदी सरकार के प्रति प्यार बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा घनश्याम लोधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ है। लगातार जिस तरह से लोकसभा के अंदर 19 बिल पेश होने थे जिसमें 7 एक अन्य अलग से जोड़े गए, लेकिन आज 2 बिल पेश किए गए जो जम्मू कश्मीर को लेकर के थे। खास बातचीत के लिए सर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से 370 धारा हटी, उसके बाद बदलाव आया, उसके बाद 2 बिल पेश किए गए, क्या लगता है कि उससे और स्थिति जो जम्मू कश्मीर की है सुधरती नजर आएगी? जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है और 370 जब से धारा हटी है तब से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन घटना होती रहती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर देश में बनी है और वो 370 वहाँ से हटी है धारा, बहुत बड़ा बदलाव वहाँ देखने को मिला है। हर चीज़ में कमी आई है, ना पत्थरबाजी वहाँ पर ना के बराबर है, अब तो हो ही नहीं रही।
पत्थरबाजी, लेकिन कभी कभी आतंक घटना हो जाती है तो लेके उन पे भी कंट्रोल करने की हमारी सरकार पूरा कोशिश कर रही है। और वहाँ की जनता बहुत खुश है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे तो पंचायत चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक हुए वहाँ पर, और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है वो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ हो रहे हैं। पास की बात करें, जम्मू कश्मीर पीओके है, पीओके की जनता लगातार कहते हैं हमें भारतीय होना चाहिए, हमें भारत में जाना है, उसका भी जोर लगातार के कई बार पीएम की तरफ से राजनाथ सिंह की तरफ से भी और गृहमंत्री से भी कहा कि पीओके हमारा हम लेकर, क्या लगता है कि विधानसभा के बाद कोई ऐसा निर्णय जिसको लेकर के पीओके द्वारा से भारत में जो जनसंख्या है वहाँ की वो भी चाहती है हम भारत पहुँचे? देखिए, वहाँ की जनता चाहती है और हमारा देश भी चाहता है कि पीओके हमारा है और हमारा रहे, लेकिन ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ की जनता अभी जो हमारे उसकी क्या नाम है जम्मू कश्मीर की जनता है ना, उसी अभी स्थापना जो इधर उधर चले गए उन्हें घर वापसी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है कि उन्हें हमारे जम्मू में लाकर, कश्मीर में लाकर कैसे कैसे स्थापित किया जाए। सर 22 जनवरी को श्री राम भगवान का मंदिर वहाँ पर स्थापना की जा रही है, कुछ सदियों पुरानी बताती विवादित में रहा, लेकिन आज वो घड़ी आ रही है जो इस समय 2024 में रखी जाएगी। कैसे देखते हैं इसको और किस हिसाब से ये लोग, क्योंकि कई लोग विपक्ष भी ये सवाल करें हम होते तो बहुत जल्दी मंदिर बना देते, लेकिन सवाल वही कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेती है। देखिए, भाजपा हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हाँ एजेंडा में राम मंदिर था, रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है और सारे हमारे जितने भारत में हिंदू रहते हैं उनकी आस्था से एक जुड़ा मुद्दा था और 500 वर्षों से ये लटका था न्यायालय में, लेकिन आज पूरा होने का समय आ गया है और हम बड़ा खुशनसीब हैं जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है और वो सपना आज पूरा हो रहा है। तो हम तो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि एक दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और अब 2024 में जनवरी जब आएगी 22 जनवरी, उस समय दिवाली पूरा देश मना रहा होगा। अखंड ज्योति के लिए 600 क्विंटल देसी घी जयपुर से भेजा गया, वो भी बैलों के रथ के माध्यम से। उस पर भी सवाल किया कि इतना घी क्यों बर्बाद किया, वो गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये आस्था का विषय है और मैं समझता हूँ सनातन धर्म में हमारे किसी की पूजा होती है तो घी से या तेल के चिराग से होती है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कभी तो राम का विरोध करने लगता है, कभी लक्ष्मण का विरोध करने लगता है, कभी कृष्ण जी का विरोध करने लगता है। ये तो नीति है विपक्ष की। आज वही जनता ने हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष को समझा दिया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है यहाँ की जनता ने दिखा दी है। लेकिन उस पर भी सवाल किया गया थे, बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में अपनी बहुमत हासिल की है उसको ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम है और नहीं जीतती है तो जनता है? देखिए, विपक्ष अपने गर्भान में कभी नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। आज जो उनके नेता हैं चुनाव में दिखाई पड़े और चुनाव के बाद आज लंदन में मजे ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी दल हो, चाहे विपक्ष हो चाहे हमारा हो, हम सत्ता में होने के बावजूद ही हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, गांव गांव जा रहा है। अभी चुनाव अभी दूर है, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है आज की तारीख। और विपक्ष का कार्यकर्ता कहीं बम्बई है, कहीं है ना कलकत्ता है, कहीं विदेश है, कहीं इधर तो घूम रहा है। जनता की अगर उन्हें चिंता होती तो जनता के बीच में जाते, लेकिन जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। तुम हमारी चिंता नहीं करोगे, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव और यूपी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसकी उम्मीद लगा कि कितनी सीटें रहेंगी और 2024 में पूरा बहुमत से कितनी सीटें की उम्मीद लगी? देखिए, यूपी का हमारे महाराज जी की सरकार है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहाँ के नेताओं ने, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय लीडर हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, उन्होंने मन बना लिया है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतें। और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें हमारा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहा है। कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि विपक्ष नाम की उत्तर प्रदेश में कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफा हमारा चुनाव है और 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालें। तो ये थे खासी बात करने के लिए हमारे रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं वो पूरी बीजेपी को मिलेंगे। उसकी अगुवाई में ही 2024 में 400 प्लस सीटें आएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। और लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या एयरपोर्ट की टिकट बुकिंग के लिए कोड जारी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आवंटित AYJ कोड से शुरू होगी बुकिंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम पूरा। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानें। लाइसेंस जारी होते ही PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का लोकार्पण। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम अब पूरा हो गया है। जल्द ही इसके लिए बुकिंग भी शुरू की जाएगी। लाइसेंस जारी होते ही PM मोदी इसका जो है लोकार्पण करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट की टिकट बुकिंग के लिए कोड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने तेज की चुनाव की तैयारियां। हर जिले में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। करीब 25 लाख घरों तक पहुंचने का पार्टी ने रखा लक्ष्य। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जाएगा इस दौरान और 25 लाख घरों तक पहुंचने का आम आदमी पार्टी ने लक्ष्य रखा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।